आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के पहले चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, तो इसी चैप्टर से संबंधित कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको आज जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से संबंधित सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ऑलरेडी वीडियो बना करके आपको बता चुके हैं। तो यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस चैप्टर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे ताकि आगे के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। यहाँ पर 2001 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ऑप्शन ए है 25, बी है 19.27%, सी है 20 और डी है 20.60%। तो पहला का सही आंसर बी हो जाएगा। भारत में 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला ऑप्शन है वन, दूसरा है नदियां, सी है नगर और डी है खनिज। तो हम आपको बताए हैं कि जो भी चीज़ हमें प्रकृति के द्वारा दिया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो देखिए इसमें से वन हमें प्रकृति के द्वारा ही मिला है तो यह तो प्राकृतिक संसाधन हो गया। नदी भी किसी आदमी ने नहीं बनाया बल्कि प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है, तो बी नंबर भी प्राकृतिक संसाधन में आता है। बच गया डी, तो डी भी जो खनिज है वह भी हमें प्रकृति के द्वारा ही मिला है, इसलिए डी भी प्राकृतिक संसाधन है। और जो नगर जिसको हम लोग गांव कहते हैं, शहर कहते हैं, यह मानव के द्वारा बसाया गया है, इसलिए जो नगर हो गया वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। ऑप्शन ए है नवीकरणीय, बी है अजैव, सी है अनवीकरणीय और डी है मानवकृत। तो आप ध्यान रखिएगा कि लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, ठीक है। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, तो तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है नवीकरणीय, बी है अनवीकरणीय, सी है मानवकृत और डी है जैव। तो चौथा का सही आंसर ए हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ध्यान रखिएगा ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। देखिए पिछले क्वेश्चन में हम आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताए। अगर आपको अनवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम आपको डिटेल से सभी कुछ का डिफिनेशन बताए हैं, सभी कुछ के बारे में हम विस्तार से बताए हैं। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। भंडार सीमित है कहने का मतलब कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसका यूज करते करते मानव उस भंडार को ही समाप्त कर देगा, मतलब दोबारा उस संसाधन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो वह कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। तो इसका सही आंसर होगा खनिज तेल। खनिज तेल एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, इसलिए हमें इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है।
मानवकृत है कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, अजैव है कि अचक्रीय है। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अब पुनः पूर्ति योग्य किसे कहते हैं, किसका मतलब कि जिसका उपयोग हमें दोबारा किया जा सके। जब एक बार यह संसाधन समाप्त हो जाए तो पुनः हम इसका आपूर्ति कर सकते हैं, उसी को हम लोग पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहते हैं। विस्तार से हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अब चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हुआ उसका मुख्य कारण क्या है, तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है, तो 7वां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। कृषि भी बहुत तरह के होते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए है हरियाणा में, बी है पंजाब में, सी है बिहार के मैदानी क्षेत्र में और डी है उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा जिसे आप लोग काली मिट्टी कहते होंगे, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है बलुई मिट्टी, बी है रेगुर मिट्टी, सी है लाल मिट्टी या फिर डी है पर्वतीय मिट्टी। तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, 9 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, उजला ग्रह कहा जाता है कि नीला ग्रह कहा जाता है कि लाल ग्रह कहा जाता है कि हरा ग्रह कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपस्थिति चूंकि यहाँ सबसे अधिक है इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है या फिर वन का विस्तार है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। ए है 15, बी है 20, सी है 20 और डी है 5। यहाँ पर 2 बार 20-20 हो गया है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा कि बिहार में 20% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। 11 का बी या फिर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 20-20 ही ऑप्शन लिखा हुआ है। तो बिहार में 20% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। अब 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक वन का विस्तार है। तो ध्यान रखिएगा कि वह कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक वन का विस्तार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। हम आपको बताए हैं कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो 13 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जहां ज़्यादा मरुस्थल रहेगा, जहां ज़्यादा बालू रहेगा, इसलिए वहां मरुस्थलीय मृदा भी अधिक पाया जाएगा। तो सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो 14 का सही आंसर होगा राजस्थान में। चूंकि राजस्थान में मरुस्थल है, बालू की मात्रा वहां अधिक है, इसलिए वहां की मिट्टी में भी बालू अधिक पाया जाता है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कमीशन के सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। वह कौन सा कमीशन था जिसने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ब्रुटलैंड कमीशन ने। ब्रुटलैंड कमीशन ने ही सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है।
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है कि नवीकरणीय संसाधन है कि जैव है कि अजैव है? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोयला को जब एक बार हम लोग नष्ट कर देंगे तो दोबारा उसका पूर्ति होने में बहुत अधिक समय लग जाएगा, हजारों लाखों वर्ष लग जाएगा। इसलिए कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप लोग बताइए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो इसका आंसर हम आपको बताए थे कि सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तो 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वह सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 12.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र। ठीक है, 12.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वह राजनैतिक सीमा के राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत निहित है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है कि नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है कि जैव है कि प्रवाह संसाधन है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा कि लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। शायद यह क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो चुका है। तो चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, तो बताइए कि पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन प्रवहनीय संसाधन है? ऑप्शन ए है नदी, बी है पेट्रोल, सी है कोयला और डी है वन। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रवहनीय संसाधन, तो इसका मतलब होगा कि 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि हमेशा नदी में ही जल का प्रवाह होता है। तो नदी में चूंकि जल का प्रवाह होता है और यहाँ पर लिख रहा है कि प्रवहनीय संसाधन, तो इसलिए इसका आंसर नदी हो जाएगा। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन इसमें से सबसे कीमती कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका सही आंसर होगा कि सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन खनिज होता है। तो 24 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें सबसे अधिक कीमती अनवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा खनिज। अब 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है? तो 25 का बी नंबर ऑप्शन हम आपको बताए थे कि कोयला एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका भंडार सीमित है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी भी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उस पदार्थ के मूल्य पर, कि उसकी मात्रा पर, कि उसकी उपयोगिता पर, कि उसके मूल्यांकन पर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा कि किसी भी पदार्थ का अस्तित्व जो है वो उसके उपयोगिता पर निर्भर करता है, कि उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी संसाधन का जो पदार्थ का अस्तित्व होता है वह उसके उपयोगिता पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? कहने का मतलब कि संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, ऐसा एक प्रस्ताव पारित हुआ, यह किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव 1968 में पारित हुआ। ध्यान रखिएगा, 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव 1968 में पारित हुआ। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? अगर कोई मंदिर है वह सार्वजनिक स्थान पर बना हुआ है तो वह किस प्रकार का संसाधन होता है? ऑप्शन ए है व्यक्तिगत संसाधन, बी है सामुदायिक संसाधन, सी है राष्ट्रीय संसाधन या फिर डी है अजैव संसाधन। तो आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि जो भी मंदिर सार्वजनिक स्थान पर बना होता है वह सामुदायिक संसाधन आता है। सामुदायिक कहने का मतलब ही होता है कि जिसे पूरे समाज के लोग, पूरे समुदाय के लोग जिसका उपयोग कर सके, उस संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो में आपको हम सामुदायिक संसाधन के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। तो सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई मंदिर बना हुआ है तो वह सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1972 ईस्वी में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, ईस्वी को ध्यान रखिएगा, 1972 ईस्वी में। अब हम लोग सबसे आखिरी नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो आप याद रखिएगा हमेशा कि 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। आपसे एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आपको बताना पड़ेगा कि रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो चलिए इसी के साथ आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का समाप्त हो जाता है। इससे आगे का या फिर इससे बाहर से हट करके आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जितना क्वेश्चन हम आपको बताए हैं इन सारे क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ध्यान से इसे याद रखिएगा। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगले वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।